कैसे हैं आप लोग? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सही होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि फिर से वही 10 क्वेश्चन रहेगा। और उसका डिस्कशन में आप लोगों को पता चल जाएगा जो कि कितना क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लगभग में एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो है ही। ठीक है, जो कि हम लोग को पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और यदि हम लोग देखते हैं आप प्लस इसके बाद जो है आपको पीडीएफ जो मिलेगा उसे आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आप पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा लॉक कर देना। वहाँ वहाँ। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? ठीक है, अब इसमें प्रस्तावना के लिए दिया गया है। प्रस्तावना में कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था वहां से लिया गया था, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखते हैं और इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार रूसी क्रांति, ठीक है, 1917 से लिया गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में इसके निर्माताओं और आकांक्षाओं और उद्देश्यों का सारगर्भित उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर बल दिया गया है तथा व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की गई है। ठीक है, प्रस्तावना तो हम लोग जानते हैं, हम भारत के लोग का वो पूरा पूरा जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए के एम मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया है। किसने बताया? एक क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका। ठीक है, जो राजनीतिक कुंडली किसने बताया है? तो के एम मुंशी ने। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के एम मुंशी ने बताया है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन या आत्मा कहा है। क्या कहा है? भारतीय संविधान का, ठीक है, भारतीय संविधान का दर्शन या फिर आत्मा कहा है। किन्होंने कहा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि यह मौलिक मूल्यों और लक्ष्यों को समाहित करती है। ठीक है, मौलिक मूल्य और लक्ष्य को समाहित करती है। प्रस्तावना जो है 1946 में संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है। अब देखिए यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव है, तो 1946 में जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, ठीक है, प्रस्तावना उसी के उद्देश्य का जो आदर्श है उसको प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के लिए क्या क्या किया गया है? दृष्टिकोण की रूपरेखा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक परिचयात्मक, ठीक है, कथन है जो संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों और मूल्यों को रेखांकित करता है। ठीक है, ये क्या है? ये परिचयात्मक कथन है जो परिचय देता है। ठीक है, जो संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत और मूल्यों को रेखांकित करता है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और अपने सभी नागरिकों के लिए क्या करता है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सम्मिलित करता है और या फिर प्रतिबद्ध करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, अभी हम लोग देखे थे, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है ये। ठीक है, इस प्रस्ताव को कब, एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, फिर प्रस्तावना की अवधारणा
ये देखिए प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, कहाँ के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। एक ये भी क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 1946 को, ये भी डेट पूछता है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, कहाँ पे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जो भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्यों और लक्ष्यों को परिभाषित करता था। ठीक है, ये क्या करता था, भारतीय संविधान का जो उद्देश्य था या फिर उसका क्या लक्ष्य था उसको परिभाषित करता था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार, कितना बार, एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया है, जिसमें कौन सा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए, ठीक है, उससे इतना क्वेश्चन बन रहा था। अब आगे है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को चित्तीदार हिरन पाए, मतलब वनों में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है पर्णपाती वन में। कौन सी वन में, पर्णपाती वन में। ठीक है, अब इसका देखते हैं आगे। चित्तीदार हिरन जिसे चीतल, ठीक है, एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में पाए जाते हैं ये। ठीक है, चित्तीदार हिरन जो है घास के मैदान और जंगलों में पाए जाते हैं। वे उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लगभग सभी देशों में, खासकर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, चीतल कहाँ कहाँ पाया जाता है, चीतल का यही है, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा है, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है, मैंग्रोव वन विशेष प्रकार के वन है जो खारे या अर्ध खारे पानी में उगते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ पे उगते हैं, ये खारा या फिर अर्ध खारा जो पानी होता है, ठीक है, उसमें ये उगता है। आमतौर पर समुद्र तट, नदियों के मुहाने और दलदली इलाकों में यह वन पाया जाता है। ठीक है, यह वन भूमि और समुद्र के बीच के इंटरफेस में पाए जाते हैं और अनेक प्रजातियों के का ये आवास स्थान है। कौन सा, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन विशेषता कहाँ पाया जाता है, ये खारे पानी या फिर अर्ध खारा पानी जो होता है, ठीक है, उसमें ये वन उगते हैं। अब देखो, भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पर्णपाती वन क्या होता है। ऐसे वन होते हैं जिनमें वृक्ष हर साल एक निश्चित मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे कि शरद ऋतु या फिर पतझड़। ठीक है, पर्णपाती ये हो गया। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 4 मौसम होते हैं, जिनमें ठंडा मौसम भी शामिल होता है। ठीक है, तो चारों मौसम में पर्णपाती वन होता है। ठीक है, भारत में पर्णपाती वनों को मानसून वन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मानसून वन भी बोला जाता है। ये प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, पर्णपाती वन ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय अधिक वर्षा वाले भागों में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाका में। ठीक है, फिर है उसके बाद देखो, ये दो तरह के होते हैं। एक है शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये पूर्वी उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरेशिया और उत्तर पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। कौन सा, शीतोष्ण पर्णपाती। और एक है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, ये भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि भारत में जो है, भारत में कौन से कैसी पर्णपाती वन पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, पर्वतीय वन क्या होता है। पर्वतीय वन पहाड़ों पर पाए जाने वाले वनों को कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय वन, पर्वत नाम से ही ये अलग हो गया है। जो पर्वतीय वन है वो पहाड़ों में पाए जाने वाले वनों को कहा जाता है। ये वन
अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आर्द्र शीतोष्ण वन और अल्पाइन वन। अब देखिए ये भी हाइट के अकॉर्डिंग होता है और हाइट के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे पर्वतीय वन में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पति में बदलाव भी होता है। ठीक है, बदलाव होता है। अब 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण वन। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सा आर्द्र शीतोष्ण और अल्पाइन वन, ठीक है, ये पाया जाता है। तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये आर्द्र शीतोष्ण वन बोलते हैं इसको, और 1500 से 3000 मीटर पर शीतोष्ण वन, और 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये अल्पाइन वाला क्वेश्चन पूछा हुआ पहले है। ठीक है, पर्वतीय वन पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, पर्वतीय वन क्या होते हैं, पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये पानी आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यदि पेड़ पौधा है वहाँ पे, ठीक है, कि किसी पहाड़ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत कम होता है। ठीक, और उसके बाद जो है ये तो मिट्टी के कटाव को रोकेगा, फिर पानी आपूर्ति को नियंत्रित करता है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शीतोष्ण पर्वतीय वन, ठीक है, ये वन उत्तरी मध्य 1801 से 3001 मीटर और दक्षिणी नीलगिरी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब शीतोष्ण पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये चीज़ देख लेना है, नीलगिरी में। ठीक है, दक्षिण नीलगिरी में पाया जाता है, ये सब याद रखना है। ठीक है, फिर देखो मोंटेन उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, ये वन असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में मोंटेन उपोष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, और नीलगिरी एरिया में जो है, नीलगिरी एरिया में कौन सा, शीतोष्ण पर्वतीय वन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो कांटेदार वन, इसमें देखते हैं जो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ीदार वन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कांटेदार वन को क्या क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार और झाड़ीदार वन भी बोला जाता है इसको। एक प्रकार का वन है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अब इनकी पहचान कांटेदार पौधों और झाड़ियों से होती है। ठीक है, जो पानी की कमी वाले वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, पानी की कमी जहाँ पे, अब देखो जैसे कैक्टस वगैरह है, ठीक है, वो सब वो कहाँ उगता है, जहाँ पे कि पानी नहीं होता है। ठीक है, पानी बहुत कम मात्रा में होता है, तो वो वहाँ भी उग जाता है, तो वही है, उसी टाइप से कांटेदार वन हो गया। ठीक है, ये वन भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं, जिनमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश शामिल है। ठीक है, कहाँ कहाँ, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश शामिल है। कौन सा वन, कांटेदार वन। ठीक है, कांटेदार जंगल रेगिस्तानी संरचना का एक प्रकार है जिसमें झाड़ी जैसी वनस्पति होती है। ठीक है, झाड़ी जैसी, जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पानी कम है, इसको पानी की जरूरत उतना नहीं होता है कांटेदार वन को। ये जंगल ज़्यादातर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय होते हैं। ठीक है, इसमें कांटों और कांटों से लेस पेड़ पौधे होते हैं। ये तो कांटेदार है तो वो होगा ही। कांटेदार जंगलों में वर्षा की कमी होती है और इस प्रकार की वनस्पति शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित होती है। ठीक है, ये शुष्क क्षेत्रों में, मतलब जहाँ पे कि गर्म स्थान होता है, वहाँ पे ये कांटेदार वन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब जनगणना से है, जनगणना से जो भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, या फिर जो भी क्वेश्चन बनता है वो इसमें हम लोग देखेंगे, जितना क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सबसे कम है। ठीक है, क्या है, सबसे कम है। तो कहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश में, ये हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब आगे देखते हैं आंसर। ठीक है, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व कितना था, 46 प्रति व्यक्ति है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर।
और उसके बाद यह भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। और 2011 से अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये बोले हैं जो जैसे जाति के आधार पे जाति आधारित जनगणना अब होगी, ठीक है, तो वो 2026 में स्टार्ट होगी, ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य देखो कितना है, 1106, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल जहाँ पे 1102 है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, देखो जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछेगा तो निकोबार द्वीप समूह, और सबसे कम जनसंख्या बोलेगा केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो गया सिक्किम, ठीक। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे, 1084 केरल में, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, ठीक है। फिर है सर्वोच्च साक्षरता वाला राज्य कहाँ, केरल, समझे। फिर आगे देखते हैं हम लोग, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम रही, सबसे कम है 63.82, बिहार की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है, तो भारत का लिंग अनुपात कितना है, 940, ठीक है। भारत में कुल जनसंख्या के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है, ठीक है, और बिहार का 3रा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है, ये 31.165% था, ठीक है, शहरी जनसंख्या। इसके अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या कितना है, 121 करोड़ के आसपास में था, ठीक है, जिसमें कि 62 करोड़ के आसपास पुरुष, ठीक है, और 58 करोड़ के आसपास में महिलाएं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, 1102 इसमें दिया हुआ है, 1106 है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है, 6.71 लाख के आसपास में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम राज्य में बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किस राज्य की, गोवा की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, जहां पे कि 62.17% है, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74%, ठीक है। आगे और देखते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनमें, ठीक है। देखो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है, लुधियाना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक, तो नकारात्मक कहाँ की रही है, नागालैंड की, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो जनजातीय समूह कौन सा, ठीक है, भील, सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है, जो कि 37.7% है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो हरियाणा में, अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है, हरियाणा 877, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो दूसरी सबसे बंगाली, ठीक है, पहला कौन सा, हिंदी। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, एमपी में, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र, पहला उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया कौन सा, बिहार। भारत के 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे, सीएम चंद्रमौली, ठीक है, ये जनगणना आयुक्त है। उसके बाद देखते हैं, अब देखो 1931 में पहली बार क्या होता, जाति आधारित जनगणना हुई थी, फिर उसके बाद अभी होगी 1931 के बाद पहली बार सामाजिक
आर्थिक और जातिगत स्थिति के आधार पर जनगणना का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, 1931 में। 2011 की जनगणना 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना जो है कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के टाइम में भारत की जनगणना का कार्यक्रम आकलन 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। ये 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, फिर भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु का नाम क्या था? आज था। ठीक है, फिर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का द्वितीय स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? 121.05 करोड़। और 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितना? 17% के आसपास। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया देश भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है तो वो कितना बढ़ रही है? तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उसके उतना जो है उतना भारत की वृद्धि हो रही है। ठीक है, जनसंख्या के बराबर। भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, वहाँ पे जो है वहाँ पे हमको कम देखा गया था। उसके बाद से जो है उसके बाद से बढ़ते गया। ठीक है, 2011 की जनगणना में भारतीय कौन सी 15वीं जनगणना थी? ठीक है, भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना थी ये 2011 वाली। ठीक है, फिर 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी? 7वीं। ठीक है, उसके बाद देखो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.5%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? अभी आपको बताए थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य में कौन कौन से आते हैं? सबसे छोटा तो सिक्किम हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक, हम लोग देखते हैं। और अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है ये साइंस से। निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण, ठीक है, इन्फेक्शन का एक लक्षण नहीं है? ठीक है, तो नहीं है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें देखो, इसमें डायरिया हो जाता है, बुखार आता है, पेट में ऐंठन होता है, इसमें उल्टी कम होता है, किसी किसी केस में उल्टी भी आती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, आंसर इसका उल्टी दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग डिस्कशन। साल्मोनेला संक्रमण जो है एक जीवाणु संक्रमण है। ठीक है, जीवाणु संक्रमण है जो साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह आंतों को प्रभावित करता है, दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन जैसे लक्षण पैदा कर सकता है ये। ठीक है, इसका आंसर इतना ही था। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो, इसरो है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका आगे डिस्कशन क्या क्या है। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, ये सही। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है, इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में, कब? 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, पहले किस नाम से स्थापित किया गया था? पहले किया गया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ठीक है, 1962 में। उसके बाद जो है, उसके बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया जाता है। ठीक है, तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ में इनकोस्पार की जगह ले लिए। ठीक है, इनकोस्पार जो 1962 में हुआ था, ठीक है, जिसका गठन, तो उसकी जगह ले ली 1969 में। ठीक है, किसने? इसरो ने। इसरो के वर्तमान निदेशक अभी वर्तमान निदेशक कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ है। इसरो की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी अनुराधा टीके। ठीक है, और होमी जहांगीर। अब देखो, अब दूसरा इसे इसरो से ये हो गया। अब होमी जहांगीर भाभा जो थे, ये 30 अक्टूबर 1909 से 24 जनवरी 1966 तक रहते हैं। ये भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा थे,
जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का, ठीक है, कार्यक्रम की स्थापना की थी। अब देखो, अब जो है ये अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, ये मिसाइल मैन थे एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। कौन, कितना नंबर था, 11वां, ठीक है। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं, ठीक है। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपना, ऐसा सपना देखिए जो कि आपसे हो जाए, और जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो हर हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना है, हर हमेशा पॉजिटिव देखना है, जो कि हाँ मेरे लाइफ के लिए पॉजिटिव क्या है, और उस पर वर्क करना है, वो खुद ब खुद हो जाएगा। आप किसी दिन ऐसा करना जो आप रात में ये सोच करके सोना, जो मुझे सुबह में उठ करके 5 बजे जाना है, और आप कभी नहीं उठे हो 5 बजे, तो आपको एक बार किसी न किसी टाइम में नींद खुल जाएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है 5 बजे ना खुले, 5 बजे से पहले खुले, या फिर 5 बजे के 10 मिनट बाद खुल जाए, लेकिन आपका नींद खुलेगा जरूर, ठीक है, जो कि आपको वो अंदर से प्रेरित करता है, नहीं आप करने के लिए उठ जाओ। लेकिन यदि इम्पोर्टेंट काम नहीं रहता है तो फिर से आदमी सो जाता है, और ऐसा सोचने से ही होगा। और यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। थोड़ा लेट लगता है जरूर है, लेकिन हो जरूर जाता है, ठीक है। और कितना को देखे हुए हैं हम, जो लास्ट एज जिसका कि 37 ईयर्स एज है, लास्ट एज में उनको जॉब हुआ है, ठीक है। मेरे सामने में बहुत सारे उदाहरण थे यहाँ पे, खास करके बिहार एसएससी में ग्रेजुएशन लेवल वाले में, ठीक है, लास्ट एज में उनको हुआ है, लेकिन वो लोग लगे रहे, छोड़े नहीं, ठीक है। बहुत सारे फेल्योर थी उनकी लाइफ में, फिर भी लगे रहे, तो लास्ट टाइम में हो गया उनको। तो इसी तरीके से लगे रहना है, और अपना एक सपना देखना है, जो कि मुझे ये चीज़ बनना है, और उस पर काम करना है। अब देखो, ठीक है, अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। उनका जो विचार था, जैसा उनका संघर्ष था, और जिस मुकाम पे वो गए, तो हम लोगों के आदर्श जरूर हैं वो, ठीक है। इन्होंने 1974 में, कब, 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में, ठीक है, भारत के पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई, ठीक है। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, ये सब पूछता है, ठीक है। जो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में, ये केरल में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। सतीश धवन क्या है, देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, ये आंध्र प्रदेश। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे है, अहमदाबाद, ठीक है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये हैदराबाद में है। और मास्टर्स कंट्रोल फैसिलिटी, ये भोपाल में। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून में, ठीक है। ये सब पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, तब यहाँ पे लिया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये है बेंगलुरु में। ये इसरो से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग यदि इसको करते हैं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर देखिए, इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, और सब लगभग में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे वंशागति के नियम। तो वंशागति के नियम चिरसम्मत अनुवांशिकी, क्लासिकल जेनेटिक्स की आधारशिला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था, ठीक है। तो सबसे वंशागति के नियम का तो आपको भी पता है, जो पी पे किया था, मतलब मटर के दाने पे, तो ये कौन किए थे, ग्रेगरी मेंडल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए वंशागति नियम, जिन्हें मेंडल के वंशागति के नियम भी कहा जाता है इसको, ये 3 मुख्य नियमों से बने होते हैं। कौन कौन सा, देखिए प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। ये नियम अनुवांशिक लक्षणों को माता पिता
से संतान में कैसे विरासत में मिलता है इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये जीन कैसे ट्रांसफर होता है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर, ठीक है, कहाँ पे, मटर के पौधे पर प्रयोग करके अनुवांशिकता के नियमों की खोज की थी, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को हस्तांतरित करने से संबंधित है। ठीक है, अब यही जीन से ही पता कर लेते हैं जो कि हम लोग क्या कहाँ से आए हैं, हम लोग का ओरिजिन क्या क्या है। ठीक है, हम लोग किसके संतान हैं, ये पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कौन सा, ये पूछता है। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था, तो डार्विन ने 1859 में लिखा था। ये सम्मोहक प्रमाणों के साथ विकास का अपना सिद्धांत प्रकाशित किया था। ठीक है, किसने, ग्रेगरी मेंडल ने। अब देखिए डार्विन ने। ठीक है, ये ग्रेगरी मेंडल वाला तो हो गया, ये डार्विन का। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखे थे कौन, चार्ल्स डार्विन। अब 1869 में डेमेत्री मेंडलीव, जो कि ये रूस के थे, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को विकसित की थी। ठीक है, कौन, डेमेत्री मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी नियम मेंडलीव के नियम का एक सुधार है, जो यह बताता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, उनका जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, उसके आवर्त के अनुसार होता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन के होते हैं। ठीक है, ये वही है। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, जब वो इंक्रीज करने लगेगा तो एक लिमिटेशन के बाद फिर से जो है ना, फिर से समान गुण वाला, ठीक है, तत्व आने लगेगा। तो ये इनके मेंडलीव के थे। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है। ठीक है, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए, तो आर्थिक स्वास्थ्य किस से हम लोग किस से आंकते हैं, उसके जीडीपी से। वहाँ की जीडीपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसी से मापेंगे तो जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, एक देश के सभी सामान्य निवासी द्वारा, ठीक है, एक देश में जितने निवासी हैं जो रह रहे हैं देश में, उनके द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन आय का योग होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है, जो कि एक देश में जो रह रहा है उसके उस सभी के द्वारा जो अर्जित धन है, ठीक है, वही क्या है, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय साधन आयों के जोड़ से, ठीक है, जिसमें किसी देश के सामान्य निवासी द्वारा प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त आय। जैसे अब उसमें क्या क्या आएगा, लगान आ जाएगा, ठीक है, ब्याज आ जाएगा, लाभ, मजदूरी, ये सब आ जाएगा। ये सब क्या है, ये सब टोटल नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का कुल मूल्य है। ठीक है, एक निश्चित अवधि में, जैसे वन फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम सेवा और वस्तु के द्वारा जो आय होता है वही, या फिर उसका कुल मूल्य जो है वही क्या है, वही राष्ट्रीय आय है। ठीक है, इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय में क्या होते हैं, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। अब देखो जीडीपी क्या है, जीडीपी है यह किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में, ठीक है, किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का बाजार मूल्य। ठीक है, देश में जो उत्पादित हो रहा है उसका बाजार मूल्य। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अंतिम सेवा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डिलीवरी देते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जैसे जोमेटो वाला है, तो वो सब टोटल कहाँ से अर्निंग कर रहा है, यहाँ से कर रहा है। ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएगा, जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी का सूत्र क्या होता है, देखो, जीडीपी इक्वल टू CGINX।
ठीक है। अब देखो यहाँ सी क्या है, अरे जी, जी हो गया सरकारी खर्च, ठीक है, जो कि जिसको कि जीडीपी बोलते हैं, सॉरी जी, जी ये हो गया और सरकारी खर्च। सी हो गया उपभोग, आई हो गया निवेश और एनएक्स हो गया शुद्ध निर्यात। ठीक है, हम लोग जो निर्यात करते हैं क्या 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 उसमें आ गया, तो आ गया क्या, सरकारी खर्च जो हुआ, ठीक है, हम लोग जो कोई चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं उस पर जो खर्च लगा, सरकारी खर्च। फिर उपभोग, उसका क्या 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 चीज़ें उपभोग किया गया, फिर निवेश, उसमें कितना निवेश किया गया था, फिर शुद्ध निर्यात, यदि हम कुछ निर्यात करते हैं तो वो सबको ऐड करके क्या बनता है, जीडीपी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जीएनपी ये क्या होता है, ये होता है किसी देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का बाजार मूल्य, चाहे वे कहीं भी स्थित हो। ठीक है, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे वो विदेश में भी हो, यहाँ पे भी हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो यदि किसी देश का नागरिक है, ठीक है, और उसके द्वारा यदि कोई सेवा दिया जाता है या फिर उसके द्वारा कुछ उत्पादन किया जाता है, वही जीएनपी है। ठीक है, जीएनपी का सूत्र क्या होता है, जीडीपी प्लस एनएफ। ठीक है, एनएफ क्या हुआ, विदेश से शुद्ध कारक आय। ठीक है, एनएफ हो गया विदेश से शुद्ध कारक आय, और जीडीपी का तो अभी हम लोग देखे थे। ठीक है, विदेश से निवल कारक आय क्या है, ये का अर्थ है किसी देश के निवासियों द्वारा विदेश में अर्जित कारक आय और उस देश में गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय, आय के बीच का अंतर। ठीक है, अब जैसे मान लो, जैसे इस देश में कोई बाहरी आकर के रह रहा है, ठीक है, और वो कुछ कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के, ठीक है, अभी तो पाकिस्तान वाला हाईलाइटेड मैटर है। ठीक है, और वो जो है बहुत सारे अभी हम लोग देखते हैं बॉर्डर पे भी था, ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तानी को भगाया गया है यहाँ से, अभी भी है कंट्री में। ठीक है, तो वो लोग आकर के यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ जो है बिजनेस कर रहा है बहुत दिन से, तो उसका जो है अभी तो वो पाकिस्तानी ही है। ठीक है, तो उसके द्वारा जो अर्जित आय है और फिर देश के द्वारा जो अर्जित आय है, ठीक है, देश के जो निवासियों द्वारा, तो उसका जो अंतर होता है वही क्या है, निवल कारक आय। ठीक है, और यही जो है, यही क्या होता है, जीएनपी और जीडीपी के बीच अंतर भी दर्शाता है। यही हुआ, जीएनपी और जीडीपी के बीच में डिफरेंट भी यही करता है। यह किसी देश के निवासियों द्वारा विदेश में अर्जित कारक आय, वही सेम है। ठीक है, समझे, तो ये चीज़ ये यहाँ पे था। ठीक है, नेशनल आय इसमें हम लोग देख लिए, जीएनपी देख लिए, एनएनपी देख लिए। ठीक है, उसके बाद जीडीपी देख लिए। तो ये सब देखो, एक क्वेश्चन से हम लोगों को कितना ज्ञान मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अगला। देखो, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा आप जान रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा ये चीज जानते होंगे। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति। और ये जरूरी नहीं है जो ये यदि उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति वही होंगे जो राज्यसभा से चुने जाने जो चुने गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखो अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 में क्या बोलता है, यह अनुच्छेद भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद की स्थापना करता है और यह घोषणा करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, कितना, आर्टिकल 63। ठीक, फिर 64 में देखो, 64 में क्या बोलता है, राज्य का पदेन सभापति जो होता है वो अनुच्छेद आर्टिकल 64 बोलता है। अनुच्छेद 65 क्या बोलता है, ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या फिर कोई आकस्मिक रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्यों को संभालने का प्रावधान करता है। कितना आर्टिकल में, आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 64 में क्या है, जो कि वो उपसभापति होगा, हाँ, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और फिर 63 में क्या होगा, 63 में ये दिखाता है जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, फिर 66 देखिए, यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, यह जिसमें यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। किसमें, 66 में, दोनों संसद के दोनों सदनों के द्वारा सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एकल संगमनीय मत पद्धति के आधार पे इनका चुनाव होता है। अनुच्छेद 67,
यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को परिभाषित करता है जो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये 67 किससे है, ये कार्यकाल से है। 66 किससे है, जो कि इनका जो निर्वाचन से है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। 65 किससे है, यदि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनके जगह पे उपराष्ट्रपति काम करेंगे। 64 क्या है, 64 है जो कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 63 क्या है, जो भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक, ये अनुच्छेद 68 देखिए, यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का प्रावधान करता है। क्या, 68। देखिए 69 क्या है, यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 70, यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को सुलझाने का काम कितना में करता है, अनुच्छेद 70 में। तो ये जो है ये पूरा हम लोग ये देखेंगे या देख रहे हैं। ठीक है, जो इस अरे उपराष्ट्रपति से टोटल अनुच्छेद है ये, और मुझे लगता है जो कि आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखते देखते याद हो जाएगा। अनुच्छेद 71, यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अन्य प्रावधानों का उल्लेख करता है। ठीक है, जैसे कि संसद द्वारा चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। ठीक, उसके बाद देखिए भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना कहाँ के उपराष्ट्रपति से किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्य, देखिए 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावक भी 20 होना चाहिए, अनुमोदक भी 20 होना चाहिए। ठीक है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति के पद उम्मीदवार को जमानत के तौर पे कितना राशि, 15,000 रुपया जमा करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग देखेंगे ये वीडियो तो आप लोगों को जरूर मदद मिलेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अब देखिए आगे, भारत सरकार अधिनियम जो है 1935, ये संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, ये टोटल से हम लोग देखते हैं सोर्स जो कहाँ से क्या लिया गया है। अब देखिए ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड देखिए, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिए गया है। ठीक है, फिर है कनाडा संविधान। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखिए, संयुक्त अधिवेशन और व्यापार वाणिज्य के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए जर्मनी का आपातकालीन प्रावधान जो है कहाँ से, जर्मनी का वाइमर संविधान से प्रेरित है ये। ठीक है, आपातकालीन संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। अब देखते हैं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का। उसके बाद अब देखिए द वाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, द वाइट टाइगर किसने लिखी है, बताइए। इसमें है अरविंद अडिगा। ठीक है, द वाइट टाइगर। अब आगे देखते हैं इसका, ये अरविंद है और छूट गया है। अरविंद अडिगा का जन्म कब हुआ था, 1974 में। एक भारतीय लेखक और पत्रकार थे। उनके पहले उपन्यास द वाइट टाइगर ने 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था। ये नॉवेल लिखे थे और उसके बाद 2008 में इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। एक है सुजैना अरुंधति राय, जो अंग्रेजी की एक लेखिका और समाजसेवी है। ये फिल्म में भी काम कर चुकी है। ठीक है,
ये है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, इसके लेखक हैं और इनके लिए इसको बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब अरुंधति राय जो है लेखन के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरे आंदोलन में भी ये भाग ली थी, ठीक है। उसके बाद है राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा है भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक थे, लेखक हैं, विचारक तरह प्रखर प्रवक्ता हैं, इनफिनिटी फाउंडेशन के संस्थापक हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ये पुरस्कार एक पुरस्कार विजेता लेखिका और कवि हैं। इनके उपन्यास वन अमेजिंग थिंग, ओलियंडर गर्ल्स, सिस्टर ऑफ माय हार्ट और पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये सबसे ज़्यादा फेमस इसका पैलेस ऑफ इल्यूजन्स है, ठीक है। उनके अब इनको मिला है कि नहीं मिला है ये चीज़ अभी हम कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं आज के, ठीक। और मुझे ऐसा लगता है जो कि आज के क्वेश्चंस के हिसाब से आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है यदि आप देख रहे हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है, आने वाले समय में पर डे ये चलेगा ही। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे देखते हैं मैथ का सीरीज हम लोग चालू करेंगे, ठीक है, जो कि एनटीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, एनटीपीसी और बिहार एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो चालू होगा। और उसके बाद जो है फिर यदि आप लोग की कुछ और रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर चालू किया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।